नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, 2026 बहुत पेनफुल साल रहा, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में फंसे हुए हैं और देखा जाए तो वहां पे कोई ढंग का रिटर्न बना नहीं है इस साल। लेकिन 2026 कैसा रहेगा, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2026 को डिफाइन करेंगे, जिनसे उम्मीदें भी हैं, और अगर वो सही रहे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, अगर नहीं रहे तो हम बहुत बुरा करेंगे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड डील। ये ट्रेड डील हो क्यों नहीं पा रहे? मतलब हम जून से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सबसे पहला कंट्री थे जिसने बात करना शुरू की थी अमेरिका से ट्रेड डील पे, और आज दुनिया भर के साथ अमेरिका ट्रेड डील्स कर चुका है, लेकिन भारत के साथ उसकी ट्रेड डील नहीं हो पा रही। तो आखिर ऐसा क्या गड़बड़ हो चुका है? कहां बात अटक गई है? क्यों ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, और ये ट्रेड डील कब हो सकती है? देखिए, ट्रेड डील करते वक्त दो पैरामीटर्स हैं। या तो आप झुक जाइए, बिल्कुल अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाइए, जो वो कहे वो मान लीजिए, जैसे हमारे कई सारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। या फिर चाइना की तरह दबंग बनिए, क्योंकि उनके पास दुनिया की कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, अमेरिका नहीं चल सकता। तो फिर उसके लिए उसको अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। आप सोचिए ना, हमारे ऊपर जो एडिशनल 25% टैरिफ लगा हुआ है, वो तो चाइना के ऊपर भी लगना चाहिए, क्योंकि रशिया से तो क्रूड ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं है, हमारे ऊपर है। क्योंकि हम एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। मैं आज वो 3 मेन मुद्दे बताऊंगा जिनके सुलझ जाने पर ही ट्रेड डील हो पाएगी, या इसीलिए आप लोग कई बार सुन पा रहे हैं कि कोई मिनी ट्रेड डील होगी। फुल फ्लेज ट्रेड डील होना संभव नहीं दिख रहा। उसके पीछे 3 कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके। अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन हो। वो चाहता है कि इंडिया अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स मीन सिर्फ मिल्क नहीं, आइसक्रीम, बटर, चीज, किसी भी तरह के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपना मार्केट अमेरिका के लिए ओपन कर दे। अब वो मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में मिल्क यानी दूध लोगों के लिए सात्विक आस्था का प्रतीक है। हम शिवजी पर दूध चढ़ाते हैं, हमारे लिए दूध एक अमृत है। लेकिन अमेरिका में गाय को चारे में भी नॉनवेज दिया जाता है, यानी वो दूध जो है वो प्योर मिल्क, शाकाहारी नहीं हुआ, जिसे हम शुद्ध शाकाहारी कहते हैं ना, वो नहीं हुआ। तो पहला तो वो है, आस्था का मुद्दा है, प्लस किसानों से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। आप सोच कर देखिए, अमेरिका हमसे कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वहां पे लेकिन जो फार्मिंग होती है वो हमसे ज्यादा हो रही है। उसका कारण है उनके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है। अब वो अगर हमारे मार्केट में उतरते हैं तो हमारा किसान compete नहीं कर पाएगा। हमारे किसान के पास बड़े फार्म्स नहीं है, गरीब किसान है। और आप देख रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट, मोदी सरकार पे तो कहूंगा, 2014 से जो उनका नियम चला आ रहा है कि कल्याणकारी योजनाएं चलाइए, किसानों को देखिए, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट खड़ी ही किसानों के वोट पे है, तो अगर वो बॉय पीछे हट गए, ये उनके लिए सर्वाइवल का मुद्दा बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का। तीसरा मुद्दा है, अमेरिका के पास एक्सेस सोयाबीन है जो वो चाहता है कि हम खरीदें। अब लंबे समय से हम मलेशिया और इंडोनेशिया से सोयाबीन खरीद रहे हैं, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता है।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो सस्ता पड़ता है। अमेरिका से सोयाबीन खरीदना महंगा होगा। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा बन चुका है राइट नाउ, वो है क्रूड ऑयल। आज की डेट में क्रूड ऑयल का भाव $60 के नीचे है। उसके पीछे का रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन के वॉर चलने के बावजूद भारत कॉन्स्टेंटली रशिया से ऑयल ले रहा है, और दुनिया के कई सारे कंट्रीज ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर रखा है। अगर भारत भी रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा तो जो ऑयल की शॉर्टेज होगी, भारत को जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, उसके चलते क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और क्रूड प्राइसेस अगेन ऊपर जाएंगे तो क्रूड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर देता है। इसीलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही है। तो पहला ट्रिगर तो ये हो गया कि अगर ट्रेड डील हो जाएगी तो आपका मार्केट बेटर हो जाएगा। दूसरा, हम कमा के क्या दे रहे हैं एफआईज को? कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस हो रहे हैं कि एफआईज इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हम कमाई भी तो नहीं करके दे रहे ना। पिछले एक साल में निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा 9%। जो अगर आप करेंसी को एडजस्ट करोगे, इस साल की शुरुआत में 80 डॉलर के आसपास था रुपया। $1 की कीमत ₹80 थी, आज 90 के आसपास है। तो 10% से ज्यादा हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया है। उसके सामने अगर 9% कमाया तो एफआई को नेट नेट तो कुछ मिला ही नहीं। कई सारे हमारे टॉप शेयर्स ने तो परफॉर्म भी नहीं करा इस साल में। तो क्या करें? मतलब आप कंपेयर करिए ना, चाइना का मार्केट लगभग 20% कमाता है, कोरिया के मार्केट ने इस साल 72% का रिटर्न दिया है। दुनिया का सबसे थका हुआ बोगस माने जाने वाला जापान का मार्केट भी इस साल 28% का रिटर्न जनरेट करके गया है। तो हम अंडर परफॉर्मर है। हम कितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, हम मार्केट के बादशाह बनना चाहते हैं, बहुत दिल्ली दूर है। अब मुद्दा आता है कि इस साल क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, मुझे लगता है जनवरी की अर्निंग्स आपके लिए पिक्चर क्लियर कर देगी, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ये पहली अर्निंग है। जीएसटी रिफॉर्म्स आप सबको पता है, दिवाली के आसपास मोदी जी ने एक तोहफा दिया था पब्लिक को, प्राइसेस घटाई थी, तो उस टाइम पे बम्पर सेल्स हुई है, माइंड बॉगलिंग सेल्स हुई है। तो बैलेंस शीट इंप्रूव हो जानी चाहिए। आरबीआई की पॉलिसीज बहुत कन्वीनियंट रही हैं, अकोमोडेटिव रही हैं, उन्होंने कॉन्स्टेंटली रेट कट्स किए हैं, उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। प्लस हमें जो डर था कि भाई टेक्सटाइल के फिर सेक्टर में बांग्लादेश हमको बीट कर देगा, क्योंकि उनकी ट्रेड डील पहले हो गई थी, तो वहां पे ऑलरेडी पिछले 4 महीने से डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी मुझे नहीं लगता कोई मेजर इम्पैक्ट हुआ होगा। बट ये सब चीजें हुआ होगा, शायद हुआ हो, पता नहीं। रियलिटी क्या है उसका तो पता चलेगा जब एक्चुअल में, रियल में हमारे पास डेटा आना शुरू होगा। तो जो हमारा नवंबर टू सॉरी अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर रहा, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स 10 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे, और वहां से हमें पता चलने लगेगा कि क्या हमारी जो इतनी सारी रिफॉर्म्स किए गए थे उन्होंने हमें फायदा दिया है या फिर फंस गए हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक हम भले ही मार्केट के ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं, लेकिन हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर अभी तक नहीं चला है। जब तक मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर नहीं चल रहा तब तक समझ लीजिए ब्रॉडर तेजी नहीं है। आपका कोई एक इंडिविजुअल शेयर बड़ा है तो उसके सामने कई हैं जो 50, 60, 70% गिर गए हैं, और वो मार्केट के दिग्गज थे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ले लीजिए, कहां था और कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट 50% शेयर उड़ चुका है अपने टॉप से। ट्रेंड देख लीजिए, 8,000 का शेयर आज 4,000 के नीचे चला गया है। केन्स टेक्नोलॉजी, अंबर इंटरप्राइज, ये ब्लू आइड बॉयज थे हमारी मार्केट के, इनसे उम्मीदें बहुत थी, इन्होंने धुलाई करके रख दी है। टीसीएस उतना चला नहीं है, इन्फोसिस चला नहीं है, आईटी के दिन नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी जो तेजी है आईटी में, तो वो
बीपीओ केपीओ वालों में नहीं है। एआई से रिलेटेड तेजी हो रही है वहां पे, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारी आईटी कंपनीज बड़े पैसे के ऊपर बैठने के बावजूद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना खर्चा नहीं कर रही। हर साल जो बायबैक होता है वो उनके पास एडिशनल फंड से ही तो होता है, उसी पैसे वो लोग रिसर्च आर&डी में लगा सकते थे, लेकिन अब हम बहुत पीछे छूट गए। इसलिए आपने देखा होगा कल ही कोफोर्ज, परसों कोफोर्ज ने एनकोरा को अक्वायर किया, तो इनके पास दूसरा ऑप्शन ये रह जाता है कि बनी बनाई कंपनी ले लो। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो आईटी के क्षेत्र में हम पीछे रह गए। ऊपर से कमोडिटीज का महंगा होना, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। क्यों? कमोडिटीज रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत जगह पे इस्तेमाल होती हैं, और अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। सबको सोना चांदी दिख रहा है, आप कॉपर के प्राइसेस देखिए, एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखिए, जिंक के प्राइसेस देखिए, अब तो स्टील के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। स्टील महंगा होगा तो कंस्ट्रक्शन महंगा हो जाएगा। ये अच्छा सिग्नल नहीं है। लोग खुश हो रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप में से किसी के भी पोर्टफोलियो में मैं समझता हूं 5% एलोकेशन भी आपका प्रेशियस मेटल में नहीं होगा। सिल्वर गोल्ड सवाल ही नहीं उठता। कईयों ने तो सुना ही नहीं था। ज्यादातर लोग तो इसी फोमो में जी रहे हैं, इसी दुख में जी रहे हैं कि यार सिल्वर में पैसे लगा दिए होते तो अच्छा होता। लेकिन किसको पता था कि इस तरह की रैली आएगी। बड़े बड़े दिग्गज 1,90,000 के ऊपर शॉर्ट करके बैठे हैं मार्केट को। अब मार्केट पहुंच गया 2.5 लाख पे, उनकी हालत खराब है। मैं आपको सिंसियरली बोल रहा हूं, मुझे डर है कि खास करके बुलियन मार्केट में शायद बहुत बड़ा बबल बन रहा है, या तो फिर मतलब भयंकर लेवल पे इंसॉल्वेंसी आएगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो शॉर्ट करके बैठे हैं। और कमोडिटीज में भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ओवरनाइट 12% सिल्वर में फ्लक्चुएशन है। परसों गिर गया 30, लगभग 20-30% अपने हाई से। कल के सिंगल डे में 12%, 3 बार सर्किट लगा है कल के दिन। तो आप समझने की कोशिश करिए मार्केट कहां जा रही है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। कमोडिटीज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कमोडिटीज इतनी महंगी हो जाएंगी तो आपके लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये साल हमारे लिए अच्छा रहे। सब कुछ डिपेंड करेगा जनवरी के महीने में, जैसी अर्निंग्स आने लगेंगी तो हमें पता चलने लगेगा कि हमारी कंपनीज कहाँ जा रही हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एक डिस्क्लेमर के साथ कि आज किसी भी शेयर का अगर मैंने नाम लिया है, कोई डिस्कस किया है, प्राइस लेवल्स तो मैंने वैसे भी नहीं दिए हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और सोचकर पैसा लगाएं। आप 1 किलो सब्जी भी बाजार से खरीदते हैं तो उसे चेक करते हैं। यहां मैं सुन रहा हूं कई सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे। वो गलत है। इसीलिए समझदार बनिए। जो लोग आपको टिप्स देते हैं वो टिप्स नहीं, पिट्स बन जाते हैं, कई बार गड्ढे बन जाते हैं हमारे लिए, और हम सालों तक पैसा रिकवर नहीं कर पाते। तो किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके ट्रेंड्स को समझे, उसके बिजनेस को समझे। एक बार ये कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एक सही फैसला ले पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।